प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 के सामाजिक विषय की पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के इतिहास भाग से पाठ 6 महाजनपद की ओर का अध्ययन करेंगे। बच्चों, यह पाठ बहुत ही रोचक है और जानने के लिए बहुत कुछ है इसमें। इसलिए इस पाठ को हम लोग 3 भागों में जानेंगे। प्रथम भाग आज की कक्षा में जानेंगे, द्वितीय और तृतीय भाग अगली कक्षा में जानेंगे। आज के भाग में हम लोग इसके यानी महाजनपदों के नाम और उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में जानेंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने वैदिक काल के बारे में जाना था। वैदिक काल की क्या क्या विशेषताएं थी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी और वैदिक कालीन सामाजिक और संस्कृति के बारे में जाना था। हम लोगों ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धार्मिक आंदोलनों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी। धार्मिक आंदोलनों में महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध के बारे में भी जाना था और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के राजनीतिक स्थिति के बारे में भी हमने पिछली कक्षाओं में खूब सारी जानकारी प्राप्त की थी। इसी के क्रम में आज के भाग में हम लोग क्या क्या जानेंगे ये जान लेते हैं। आज हम लोग जन से जनपद कैसे बना इसके बारे में जानते हैं और कैसे जन से महाजनपद बन गया ये जानेंगे। महाजनपद किसे कहते हैं इसको भी आज हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ महाजनपदों के नाम और उसकी राजधानी के बारे में भी खूब सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। महाजनपदों की वर्तमान भौगोलिक स्थिति क्या है, यानी ये महाजनपद आज के समय में किन राज्यों में फैले हुए हैं और कहां-कहां फैले हुए हैं, इसके बारे में जानेंगे। इसी के क्रम में अब हम लोग जन से जनपद के बारे में सबसे पहले जानते हैं। बच्चों, वैदिक काल में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब किसी कुल, जनजाति या लोगों के समूह को जन कहा जाता था। जन एक छोटा सा क्षेत्र था, लेकिन जब वैदिक काल का अंत होता गया और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय प्रारंभ हुआ, तब जन का राजा जनपद का राजा कहा जाने लगा। जन छोटा होता था, जनपद उससे बड़ा। जनपद 2 शब्दों से मिलकर बना है, जन और पद। जन का अर्थ लोग या कुल है, जैसा कि जन से बताया कि कुल, जनजाति या लोगों के समूह को जन कहा जाता था। पद का अर्थ पैर होता है, यानी अगर हम विशेष रूप से इसकी बात का वर्णन करें तो जनपद का अर्थ होता है जन का पैर, यानी जन के पद चिन्ह। जनपद वह स्थान है या वह भूभाग का वह क्षेत्र है जहां पर जन अपना पद चिन्ह रखते थे, यानी जनपद अपना पैर रख देते थे। तो जनपद जहां पैर रख दिए वही जन अपना पैर रख दिए वही जनपद कहलाया। तो जनपद का शाब्दिक अर्थ हुआ जन के बसने की जगह, यानी जन के पैर रखने की जगह। बच्चों, एक बात आप हमको बताइए कि क्या आप जानते हैं कि आपके जनपद का क्या नाम है? सोचिए। अरे हाँ, बिल्कुल वही, जनपद अर्थात जिला। हमारे जिले का क्या नाम है, क्या आप जानते हैं? अब तो आप जान ही गए होंगे। अपने जिले का नाम फटाफट अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और जिस प्रकार हमारा जनपद कई तहसीलों से मिलकर बना है और हमारा प्रदेश कई जनपदों से मिलकर बना है, उसी तरह प्राचीन काल में भी छोटे छोटे जनपद मिलकर महाजनपद बन गए थे। अब आपको समझ में आया महाजनपद कैसे बने। जिस प्रकार हमारा जिला कई तहसीलों से मिलकर बन गया और हमारा प्रदेश कई जिलों से मिलकर बन गया, तो प्राचीन काल में भी वही सब जो छोटे छोटे जनपद थे, यानी जन के बसने की जगह छोटे छोटे थे, वो बड़े होकर महाजनपद बन गए। तो अब हम लोग महाजनपद के बारे में जाने। जो अभी हमने आपको बताया, प्राचीन काल में जो छोटे छोटे जनपद थे वो महाजनपद बन गए। तो महाजनपद है क्या? महाजनपद संस्कृत के शब्द महा और जनपद से मिलकर बना है। महा का अर्थ होता है बहुत बड़ा और जनपद का अर्थ वही जन के बसने की जगह।
यानी जिस जगह ज्यादा लोग, ज्यादा जनपद, बड़ा जनपद हो गया, जन के लोग ज्यादा लोग बस गए, वो हो गया महाजनपद। और ये महाजनपद अपने भौगोलिक स्थितियों और सुविधा संपन्न होने की वजह से बना था। अर्थात जो जनपद अपने के राजा, अर्थात जो जनपद के राजा अपनी भौगोलिक स्थिति से समृद्ध थे और महत्वाकांक्षी थे, वो आसपास के जनपदों पर अपना अधिकार जमाने लगे थे और इसी तरह उनका जनपद महाजनपद बन गया था। उस पर भी जिन जनपदों में प्रकृति से प्राप्त संसाधन जैसे हाथी, घोड़ा, लोहा आदि ज्यादा मात्रा में मिलते थे, वो ज्यादा समर्थवान हो गए थे, क्योंकि लोहे से उन्होंने औजार, हथियार बनाना प्रारंभ कर दिया था और घोड़ा और जो हाथी प्राप्त होते थे, उससे वो लोग उनको प्रशिक्षित करना शुरू कर दिए थे और उसे अपने युद्ध में प्रयोग करने लगे थे। इस प्रकार जो जनपद समृद्ध हो गए, सशक्त हो गए, उन्होंने आसपास के जनपदों को अपने जनपद में मिला लिया और जब अपने जनपद में मिला लिया तो वो अपने को महाजनपद कहलाने लगे। चाणक्य का नाम तो आपने मौर्य काल में सुना ही होगा। चाणक्य जो था, उसने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में यही लिखा है कि जो राजा कमजोर हो, ताकतवर ना हो, वो राजा दूसरे राजा की अधीनता स्वीकार कर लें, और जो राजा ताकतवर, शक्तिशाली हो, वो राजा अब दूसरे राजाओं पर आक्रमण करके उसको अपने अधीन कर लें। इस तरह की व्यवस्था उस काल में चलती आई थी। इसीलिए जन से जनपद बनता गया और जनपद से महाजनपद बनता गया। जो बौद्ध ग्रंथ है, यानी बौद्ध पुस्तक है अंगुत्तर निकाय, उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन इसमें भी 14 महाजनपद में राजतंत्र था और 2 महाजनपद में गणतंत्र था। तो आज के भाग में हम लोग 14 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें राजतंत्र था, और गणतंत्र के 2 महाजनपद अगले भाग में जानेंगे। बच्चों, अभी हमने आपको बताया कि 14 महाजनपदों में राजतंत्र था, और यह तालिका जो आपको दिख रही है, यह आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दी हुई है। आपकी पाठ्य पुस्तक में आपको यह तालिका इस पृष्ठ पे दिख जाएगी। इसी में और इस तालिका में क्या है? इस तालिका में उन्हीं 14 महाजनपदों के नाम है और उनकी वर्तमान स्थिति है। इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या लिखा है। सबसे पहले अंग लिखा हुआ है। अंग महाजनपद जो था, उसके जो वर्तमान स्थिति का क्षेत्र था वो मुंगेर और भागलपुर जिला था। उसी तरह दूसरा मगध लिखा हुआ है। पटना, गया, शाहाबाद जिले के कुछ भाग मगध का क्षेत्र था। अब आप काशी देखिए, वाराणसी है, कौशल देखिए, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच है, वत्स देखिए, प्रयागराज और मिर्जापुर, चेदी देखिए, आधुनिक बुंदेलखंड का क्षेत्र चेदी महाजनपद था। कुरु महाजनपद आधुनिक हरियाणा और दिल्ली का क्षेत्र था। उसी तरह पांचाल, सूरसेन, मत्स्य, अवंती आदि महाजनपद थे। ये 14 महाजनपद और उनका वर्तमान क्षेत्र था। बच्चों, इस महाजनपदों को जानने के लिए आपके मन में खूब सारी जिज्ञासा हो रही होगी कि ये क्या है, कैसे है। तो इसके बारे में अब हम लोग आज विस्तृत चर्चा कर लें। यद्यपि ये आपके पाठ्य पुस्तक में नहीं है इसका विस्तृत वर्णन, लेकिन आपके मन में तो ये हो रहा होगा। बच्चों, जब हम पढ़ते थे तब भी हमारे मन में ये हुआ करता था कि ये महाजनपदों के नाम तो दिख रहे हैं, लेकिन इसकी स्थिति क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा और जाने। तो इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए इस महाजनपदों के बारे में हम थोड़ा विस्तृत जानकारी आपको देंगे, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं मिलेगा। लेकिन आप इस कक्षा को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपकी इसमें जिज्ञासा भी शांत होगी। तो सबसे पहले हम लोग अंग महाजनपद की बात करते हैं। अंग महाजनपद हमारा आधुनिक बिहार राज्य के भागलपुर और मुंगेर जिले में स्थित था और इसकी राजधानी चंपा थी। चंपा राजधानी महानगरों, जो महानगर थे, 6 महानगर महात्मा बुद्ध के काल में थे, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो 6 महाजनपद थे, महानगर थे, उसमें सबसे सुंदर राजधानी मानी जाती थी। बहुत ही खूबसूरत और सजी सजाई ये नगर थी। ये चंपा नगर बहुत ही सुंदर नगर माना जाता था और इसका शासक जो दधिवाहन था, वह बहुत प्रतापी शासक था। लेकिन
दधिवाहन के काल ने अपने शासन काल के अंत तक उसके मन में अनेक अशांति फैल गई। शासन करते करते उसका मन अशांत हो गया, तो उसने महावीर स्वामी की शरण ली, यानी जैन धर्म की शरण ली, और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का यह अनुयायी बन गया। इसके अलावा ये शक्तिशाली महाजनपद था, इसलिए मगध के साथ इसका हमेशा संघर्ष होता रहता था। अब हम मगध महाजनपद की बात कर लें। मगध महाजनपद भी हमारे बिहार राज्य में स्थित था। दक्षिण बिहार के पटना गया जिले में इसका विस्तार क्षेत्र था। मगध महाजनपद शक्तिशाली महाजनपदों में से एक महाजनपद था, और इस महाजनपद की स्थापना बृहद्रथ ने की थी, ऐसा माना जाता है। इतिहास जो हमारा होता है वो पुस्तकों पर आधारित होता है, जो प्राचीन ग्रंथ हैं, तो किसी ग्रंथ में कुछ लिखा होता है और किसी ग्रंथ में कुछ लिखा होता है, लेकिन ज्यादातर ये मिलता है कि मगध महाजनपद की स्थापना बृहद्रथ ने की थी। जरासंध यहाँ का प्रतापी शासक था, और मगध की राजधानी बृहद्रथ ने राजगृह को बनाई थी। लेकिन धीरे धीरे जब मगध साम्राज्य का विस्तार हो गया, यानी मगध महाजनपद का जब विस्तार हो गया, तो एक और राजधानी बन गई, और वह राजधानी थी गिरिव्रज। यह इसी तरह मगध की दो राजधानी मानी जाती थी, राजगृह और गिरिव्रज। यह महाजनपदों में शक्तिशाली महाजनपद था, ये तो हमने आपको अभी बताया। अब हम काशी की बात करते हैं। इसके बारे में आप जानते ही होंगे, आपके आसपास भी लोग काशी की बात करते हैं। काशी अर्थात वाराणसी, जिसे आम बोलचाल की भाषा में आप लोग बनारस कहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग बनारस घूमने भी गए होंगे, और जो लोग बनारस में रहते हैं वो तो जानते ही हैं कि हम लोग बनारस या वाराणसी के रहने वाले हैं। तो यही जो क्षेत्र है, जो बनारस का क्षेत्र है, यानी वाराणसी का क्षेत्र है, यही काशी महाजनपद था। और उस काल में भी वाराणसी ही इसकी राजधानी थी। तब भी ये वरुणा और अस्सीगा नदी के बीच में स्थित था। जानने वाली बात यह है कि यहाँ का सबसे प्रतापी शासक और यानी शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त था, और यह महाजनपद भी शक्तिशाली महाजनपदों में से एक महाजनपद माना जाता था। वह ब्रह्मदत्त के शासन काल में इसका अधिकार कोसल और अंग महाजनपदों के कुछ भागों पर भी हो गया था। अब हम अगले महाजनपद कौशल की बात करते हैं। कौशल जो हमारा आज का अवध का क्षेत्र है, उसे ही उस समय कौशल महाजनपद का क्षेत्र कहा जाता था। उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या, गोंडा, बहराइच का क्षेत्र है, वही इस महाजनपद में सम्मिलित थे। इसकी सबसे पहले राजधानी अयोध्या थी, और बाद में जब इसका क्षेत्र विस्तृत हो गया, यानी बहराइच तक का क्षेत्र फैल गया, तब इसकी दूसरी राजधानी श्रावस्ती बना दी गई। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध शासक प्रसेनजीत था, और जो इक्ष्वाकु कुल का माना जाता था। तो आपको कौशल का क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वत्स महाजनपद, यह महाजनपद जो इस समय प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद, जिसे हम लोग अभी तक इलाहाबाद कहते थे, जो अब प्रयागराज का जिला कहलाता है, वो और मिर्जापुर के जिले के आसपास फैला हुआ था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। वत्स महाजनपद के कुछ खंडहर आज भी कौशाम्बी में मिलते हैं। कौशाम्बी तो आज भी है। आप कभी मौका मिले तो कौशाम्बी घूमने जरूर जाइए। वहां पर आपको वत्स महाजनपद के कुछ खंडहर आपको आज भी दिखाई पड़ेंगे। यह महाजनपद भी बहुत बड़ा महाजनपद था, और महात्मा बुद्ध के काल में, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल में, यहाँ उदयन नामक शासक शासन करता था। कहते हैं उदयन ही बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक था। और इसके बारे में एक बात और हम बताते हैं। महाभास ने जो अपनी पुस्तक की रचना की है उदयनवास दत्ता में, उसमें उन्होंने कहा है कि उदयन बहुत अच्छा बीड़ा वादक था, और बीड़ा बजाते हुए वो हाथियों तक को अपने बस में कर लेता था। यही देखकर अवंती नरेश ने इसे अपने बंदीगृह में डाल दिया था, लेकिन बहुत दिनों तक
वह बंदी गृह में नहीं रहा और अपने इसी हुनर के कारण वह अवंती नरेश की पुत्री को यानी वासदत्ता को वीणा वादन सिखाने लगा था। तो उदयन एक आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक था, वो इसी राज्य का राजा था और अवंती महाजनपद से इसका खूब संघर्ष चलता रहता था। अगला महाजनपद है चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद आज के जो हमारा बुंदेलखंड का क्षेत्र है, यही इसका विस्तार क्षेत्र था। इसकी राजधानी शक्तिमती थी और इस राज्य का उल्लेख तो महाभारत में भी मिलता है। बच्चों, महाभारत के बारे में आप जानते होंगे, यह एक ग्रंथ है और अभी जल्द ही दूरदर्शन पर इसका प्रसारण हुआ था और आपने खूब देखा था और इसके बारे में बड़ा जानकारी प्राप्त की थी। तो उसी का अगर हम उदाहरण लेते हैं तो आपको चेदी महाजनपद जल्दी याद आ जाएगा। तो इस महाजनपद का उल्लेख महाभारत ग्रंथ में भी हुआ है और यहाँ पर शिशुपाल नाम का एक प्रतापी शासक राज्य करता था। शिशुपाल का वर्णन महाभारत काल के ग्रंथ में भी हुआ है। कहते हैं कि ये जो महाभारत में कौरव थे, उनके युद्ध में उन्हीं कौरवों का एक सेनापति था। चेदी महाजनपद पर कलिचूरी वंश का भी शासन माना जाता है और महाभारत काल में चेदी मत्स्य पर एक ही राजा का राज्य करते हुए दिखाया गया है। अगला महाजनपद है कुरु महाजनपद। यह जो हमारा आधुनिक हरियाणा और दिल्ली का क्षेत्र है, वही कुरु महाजनपद था। इस महाजनपद के बारे में तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको महाभारत ग्रंथ के बारे में जानकारी है और ये महाजनपद कुरु महाजनपद जो है वो महाभारत से ही संबंधित है। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। आपको इंद्रप्रस्थ याद आ रहा होगा ना? बिल्कुल, पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। जब कौरवों ने पांडवों को अलग किया तो उन्होंने इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया था और कुरु महाजनपद की भी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। इसी से आप रिलेट कर लीजिए, जोड़ लीजिए और आपको ये याद आ जाएगा। इसके अलावा हस्तिनापुर नगर इसी के अंतर्गत आता था और ये बहुत ही सुंदर नगर था। हस्तिनापुर के बारे में भी आप जानते ही हैं, क्योंकि हस्तिनापुर कौरव के जो राजा थे, कौरवों के यानी महाराज धृतराष्ट्र, उनकी राजधानी थी। तो हस्तिनापुर नगर इसी के अंतर्गत आता था। कहते हैं यहाँ के लोग बहुत सीधे साधे थे और महाराज धृतराष्ट्र ने अपनी राजधानी हस्तिनापुर बनाई ही थी, ये तो आपने आपको बता ही दिया। और यही यह महाजनपद कौरव और पांडव के संघर्ष के रूप में भी प्रसिद्ध माना जाता है। अगला महाजनपद आता है पांचाल महाजनपद। याद करिए, पांचाल के बारे में आपने कहाँ सुना है? बिल्कुल सही, पांचाल, वही महाभारत में आपने सुना है। पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी पांडवों की पत्नी थी, इसीलिए तो उन्हें पांचाली कहा जाता था। तो ये महाजनपद आधुनिक जो रुहेलखंड है यानी बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के क्षेत्र में फैला था। महाजनपद काल में ये एक बड़ा महाभारत काल में यह महाजनपद बहुत बड़ा महाजनपद था, यानी गंगा के उत्तरी और दक्षिणी दोनों तटों पर फैला हुआ था। द्रौपदी यानी पांचाली पांडवों की पत्नी थी, ये तो आपने अभी जाना। अब तो आपको ये महाजनपद याद ही हो जाएंगे। इसे दो भागों में बांटा गया था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल जिसकी राजधानी अहिछत्र थी और दक्षिणी पांचाल जिसकी राजधानी कामपिल्य थी। तो ये महाजनपद आपको याद हो गए। अब तक तो आपको जितने महाजनपद हमने बताए उसको जानकर अच्छा तो लगा ही होगा और आपकी कुछ तो जिज्ञासा शांत हुई होगी। अगले महाजनपद की हम लोग बात कर ले, सूरसेन महाजनपद। यह महाजनपद ब्रजमंडल और मथुरा के आसपास फैला हुआ था। जो आज आधुनिक मथुरा है वही उसी के आसपास इस महाजनपद का विस्तार क्षेत्र था और जो हमारे आज भी मथुरा जिला है वही इसकी राजधानी थी। सूरसेन महाजनपद के बारे में आपको महाभारत, पुराणों कई जगह पर इसका उल्लेख मिलता है और मथुरा जैसे यमुना नदी के पश्चिम तट पर स्थित है, उसी तरह यह महाजनपद भी यमुना नदी के पश्चिम तट पर स्थित था। इस महाजनपद में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के राजा कौन थे? अवंती पुत्र थे और ये महात्मा बुद्ध के परम शिष्य थे, यानी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे।
पुराणों में यहाँ तो यदुवंश का शासन मिलता है, और मथुरा के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, श्री कृष्ण के मामा कंस का राज्य यहाँ पर था। तो मथुरा को याद कराने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि सूरसेन जो थे वो यानी मथुरा राज्य जो हमारा था, मथुरा क्षेत्र, उसकी स्थापना रामायण अगर महाकाव्य का रामायण ग्रंथ को देखा जाए तो उसमें लक्ष्मण के पुत्र के द्वारा यह नगर स्थापित किया गया था। कहीं कहीं पर लक्ष्मण के पुत्र का नाम सूरसेन मिलता है, तो कहीं कहीं पर आपको श्री कृष्ण के नाना यानी देवकी के पिता का नाम सूरसेन मिलता है। ये इतिहास है। अभी हमने आपको बताया कि इतिहास एक ग्रंथ से कई ग्रंथों को पढ़ के निकाला जाता है, बीती हुई घटना है, और कई जगह पर कई चीजें वर्णित होती हैं, जो कहीं कुछ अलग होता है, कहीं कुछ अलग होता है। फिलहाल मथुरा जो थी, जो हमारा सूरसेन महाजनपद था, वो मथुरा क्षेत्र में फैला हुआ था। इस नगर के लोग बहुत ही बुद्धिमान थे। यह नगर अपने बुद्धि, ज्ञान और वैभव के कारण ही प्रसिद्ध था। अगला महाजनपद मत्स्य महाजनपद आता है। यह आधुनिक भरतपुर, जयपुर और अलवर के क्षेत्र में फैला हुआ था। बच्चों, ये महाजनपद आज के राजस्थान राज्य में था, हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं था। इस महाजनपद की स्थापना विराट ने की थी, महाराज विराट ने की थी, और इसीलिए इन्होंने अपनी राजधानी का नाम विराटनगर रखा था। पांडवों ने मत्स्य में रहकर ही अपना अज्ञातवास पूरा किया था। महाभारत में आपको यह कथा बड़ी थी है कि पांडवों को 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था, और वह 1 वर्ष इन पांडवों ने इसी राज्य में रहकर यानी इसी मत्स्य महाजनपद में रहकर व्यतीत किया था। यहाँ पर जो हमारे पांडव थे यानी अर्जुन, वह यहाँ पर विराट राज की पुत्री को नृत्य कला की शिक्षा देते थे। यह यमुना नदी के पश्चिम में और कुरु राज्य के दक्षिण में स्थित था। अब हम अवंती महाजनपद की बात कर लें। यह जो आधुनिक मालवा का पश्चिमी क्षेत्र है, वही इसका विस्तार क्षेत्र था। यानी यह महाजनपद भी हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं था, यह मध्य प्रदेश में इसका विस्तार क्षेत्र था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ के राजा का नाम चंद्र प्रदोत महासेन था। बच्चों, यही वो महाराजा हैं जिन्होंने वत्स महाराज उदयन को बंदी बनाया था, और इनका ही संघर्ष वत्स महाजनपद से होता रहता था। महात्मा बुद्ध के काल में यह एक विशाल महाजनपद था, इसी कारण इसे 2 भागों में बांट दिया गया था, उत्तरी महाजनपद और उत्तरी अवंती महाजनपद और दक्षिणी अवंती महाजनपद। उत्तरी अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन थी, और दक्षिणी अवंती महाजनपद की राजधानी महिष्मती यानी मानधाता थी। अब हम आपको एक चीज इसको याद करने की एक ट्रिक बताते हैं। अभी जल्द ही एक फिल्म आई थी बाहुबली। उस बाहुबली फिल्म को अधिकांश लोगों ने देखा था और पसंद भी किया था। इस फिल्म में बार बार इस महाजनपद के राजधानी का वर्णन मिलता है। कैसे मिलता था? महिष्मती का सम्राट, महिष्मती का साम्राज्य। और यही वो महिष्मती साम्राज्य है जो दक्षिणी अवंती की राजधानी थी। दोनों नदियों के बीच वेत्रवती नदी, दोनों राजधानियों के बीच वेत्रवती नदी बहती थी। यानी वेत्रवती नदी दोनों राजधानियों का आपस में बंटवारा करती थी। यहाँ है वंश का राज्य था, और यहाँ की एक विशेषता थी, यहाँ लोहे की खानें खूब सारी प्राप्त की जाती थी। अब हम अस्मक महाजनपद की बात करें, जो आधुनिक महाराष्ट्र का क्षेत्र है, यानी महाराष्ट्र राज्य में इस क्षेत्र का विस्तार था। दक्षिण में स्थित यह एक मात्र महाजनपद था। सभी महाजनपद उत्तर के क्षेत्र में थे, यह महाजनपद दक्षिण के क्षेत्र में था। यह विंध्य पर्वत के दक्षिण में नर्मदा और गोदावरी तट पर स्थित था। यहाँ पर भी इक्ष्वाकु वंश के शासकों का राज था, और इसकी राजधानी पठान या पोतान ऐसे नामों से बुलाई जाती थी, और यह राज्य अवंती के सीमा पर स्थित था। इस कारण यह धीरे धीरे अवंती साम्राज्य में यानी अवंती महाराजनपद में मिला लिया गया। गांधार महाजनपद,
यह महाजनपद आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में विस्तृत था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र, तब जिस समय का ये वर्णन है, ये दोनों क्षेत्र हमारे भारत देश में आते थे। आधुनिक पेशावर के आसपास का इलाका गांधार महाजनपद में आता था। यहाँ की राजधानी तक्षशिला थी। पुरुषपुर यहाँ का प्रमुख नगर था। कुषाणों के द्वारा यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार कराया गया और महाभारत काल में यहीं के राजा शकुनी थे तथा महाभारत काल में कौरवों के जो राजा थे यानी धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी यहीं की राजकुमारी थी। अब कंबोज महाजनपद भी हमारे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में आता है और यह पाकिस्तान के आधुनिक हजारा में इसका विस्तार था। यह गांधार पड़ोसी राज्य था। कौटिल्य ने अपने पुस्तकों में इसे वार्ता शस्त्रों जीवी संघ भी कहा है और इसकी राजधानी हाटक और राजपुर थी। पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी इसका उल्लेख मिलता है। कंबोज अपने घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। कंबोज का अर्थ है सुंदर कंबल का उपयोग करने वाला। तो बच्चों, आज हमने क्या क्या जाना, एक बार इसको दोहरा लेते हैं। आज हम लोगों ने जन से जनपद के बारे में जाना, हम लोगों ने महाजनपद के नामों को जाना, महाजनपद की वर्तमान भौगोलिक स्थिति के बारे में जाना और महाजनपद की राजधानी के बारे में जाना। ये जो आपको चार्ट दिख रहा है, ये आप इसमें जितने महाजनपद 14 महाजनपद दिए हैं और इसकी राजधानियों के नाम दिए हैं, जैसे अंग की चंबा, मगध की राजगिरी, काशी की वाराणसी। इस तरह से ये राजधानियों के बारे में दिया गया है। इसको आप एक बार जल्दी से अपनी कॉपी में फटाफट नोट कर लीजिए और याद करिएगा। अब हम लोग अभ्यास कार्य करते हैं। इसमें आपको करना क्या है, कुछ प्रश्न, ये प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। उन्हीं प्रश्नों को आप उससे नोट कर लीजिएगा और उसके उत्तर लिखिएगा। प्रश्न क्या है, महाजनपद कैसे बने, हमने बता ही दिया है, इसको आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। दूसरा, महाजनपदों में से प्रमुख 4 महाजनपदों के नाम लिखिएगा। हमने अभी आपको बताया जो शक्तिशाली महाजनपद थे उनके बारे में आप लिखिएगा। इसके अलावा महाजनपदों के नाम और उनकी राजधानी लिखिएगा। हमने अभी आपको एक चार्ट दिखाया जिसमें महाजनपद और उसकी राजधानी अलग से दी गई है। इसी चार्ट को आप पुनः देखिएगा और लिख लीजिएगा। अब हम लोग एक प्रोजेक्ट कार्य करते हैं जिसे करके हम लोगों को भी मजा आता है, आपको तो बहुत ही मजा आता है। अपने बड़ों की सहायता ले लीजिएगा और अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्न महाजनपदों जो बताएंगे उसके किस राज्य में वर्तमान में स्थित है इसको लिखिएगा। सबसे पहले मगध है। मगध कहाँ स्थित है, आपको तो पता ही है, मगध हमारे बिहार राज्य में स्थित है। उसी तरह काशी उत्तर प्रदेश में स्थित है। मत्स्य कहाँ स्थित है ये नहीं बताएंगे, अभी हमने आपको इसका विस्तृत वर्णन किया था। अंग कहाँ स्थित है, बिहार राज्य में। और सूरसेन और मल्ल, ये सब जो महाजनपद हैं इनके बारे में आपको अपनी कॉपी में नोट करना है कि ये सब इस समय वर्तमान में किस राज्य में स्थित हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में इसी पाठ को लेकर हम लोग फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत भाषीश बच्चों, सामाजिक विषय की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल विषय के अंतर्गत आने वाली आपकी पाठ्य पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन के पाठ 5 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है वायुमंडल। और आज की इस